नमस्कार दोस्तों, केमिन प्लस में आपका स्वागत है। आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लुईस एसिड स्ट्रेंथ? BBr3, BCl3, Bi3 और BF3। देखिए इसमें क्या है कि सारे हेलोजेंस लगे हैं, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम है ना वो जो है वो बोरॉन ही है, ठीक है, नॉन मेटल। अब देखते हैं कि इसमें जो आंसर है वो Bi3 होना चाहिए। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि जो आई है ना उसका एक तो लार्जर साइज़ है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है इसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब और इसका साइज़ जो है वो कैसा है, बड़ा है। और दूसरा बोरॉन को देखिए, बोरॉन तो अपने आप में खुद ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सोने पे सुहागा हो गया, दोनों ही क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टाइप के हो गए हैं। तो ये लुईस एसिड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन द कोगुलेशन ऑफ द गोल्ड सॉल्ट? तो गोल्ड सॉल्ट के कोगुलेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सही रहेगा? NaNO3, KFeCN6, Na3PO4 और MgCl2। इसमें जो है ना ये MgCl2 सही रहेगा। कोगुलेशन होता क्या है? कोगुलेशन क्या होता है कि जैसे ब्लड क्लॉट होता है ना, जमना किसी चीज़ का, कोगुलेट हो जाना, क्लॉगिंग हो जाना, है ना, एग्रीगेट हो जाना पार्टिकल्स का एक साथ, है ना, कलेक्ट हो जाना, उसे हम कोगुलेशन कहते हैं। तो एक्चुअली जो कोगुलेशन होता है ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गोल्ड सॉल्ट किस टाइप का वो है, किस टाइप का सॉल्ट है। तो गोल्ड सॉल्ट जो नेगेटिवली चार्ज कोगुलेशन है, मतलब जो गोल्ड है वो नेगेटिवली चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, गोल्ड सॉल्ट। उसके बाद इसको हमें कोगुलेट कराने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और पॉजिटिवली चार्ज इसमें कौन सा होगा, MgCl2 होगा। कोगुलेशन पावर किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी ऑफ द कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस पे डिपेंड करती है कोगुलेशन पावर? कि वैलेंसी ऑफ कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो Mg की जो कैटायन बनाने की पावर है कितनी होती है, Mg की 2 पॉजिटिव होती है ना। तो ये इसको जल्दी कोगुलेट कर देगा, क्योंकि गोल्ड सॉल्ट कैसा है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, और ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव में भी कौन सा, ग्रेटर इलेक्ट्रो ग्रेटर कैटायन। तो ये जल्दी इसको कोगुलेट कर देगा। व्हाट इज द यूज ऑफ एंसेल्स अलार्म? एंसेल्स अलार्म जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, मार्स गैस, माइंस के अंदर कितनी मार्स गैस है उसको डिटेक्ट करने में काम में लिया जाता है, ठीक है। वाई कैटिनेशन इज मच ग्रेटर फॉर द कार्बन? क्या रीज़न है ज़्यादा कैटिनेशन का? इट्स अ स्मॉलर साइज। इससे क्या होता है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, छोटा साइज है तो ज़्यादा पास होंगे, मतलब कि उनके बीच में ट्रैक्शन, एक तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में छोटा साइज होने की वजह से ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड फॉर्म इजीली हो जाएगा, तो कैटिनेशन ज़्यादा होगा। फाइंड द कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड ऑफ HCO3। सबसे पहले मैं आपको एक, इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है फ्रेंड्स। तो पहले तो आप ये समझिए कि हर एसिड का ना एक कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस, ठीक है। और हर बेस का ना एक क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड होता है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपसे पूछा जाए कॉन्जुगेट एसिड बताइए, कॉन्जुगेट क्या बताइए, एसिड बताइए, तो कॉन्जुगेट चाहे वो कोई भी केमिकल, कोई भी कंपाउंड दिया होगा, अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है आपको तो एक हाइड्रोजन मांग लीजिए। और वैसे भी एसिड, चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ, लिख के रुकिए। जैसे इसमें किसका पूछा है, HCO3 का पूछा है ना, ये देखिए HCO3 1 नेगेटिव का पूछा है, ठीक है। तो ये जो भी है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसका एसिड बना दीजिए। तो एसिड में क्या होता है ना कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाता है, एक प्रोटॉन क्या हो जाता है, यानी कि H पॉजिटिव क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2CO3 बन गया। अब कॉन्जुगेट बेस बनाइए इसका। कॉन्जुगेट बेस में क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा।
चलिए, तो एक रिमूव कर दीजिए -H CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। वैसे एसिड कहते किसको हैं हम बचपन से एसिड यही पढ़ते आ रहे हैं कि विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, यही तो कह रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट एसिड में दे नहीं रहा है, वो एक ले रहा है ना। एक कॉन्जुगेट एसिड में ले रहा है, एसिड होता था देना, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड क्या हो रहा है, वो ले रहा है एक हाइड्रोजन। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एसिड्स होते कौन हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड वो हैं जो प्रोटॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बना है तो हाइड्रोजन एक ले लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए, वो अपने आप एक नया कंपाउंड बन जाएगा। बस एक ट्रिक याद कीजिए, दूसरा वाइस वर्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A reversible reaction is said to be have attained equilibrium when, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आती है। 4 ऑप्शन दिए हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। आप देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, क्या ये तब होता है जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, या फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स हो जाती हैं, यानी कि रिएक्टेंट बनना बंद हो जाते हैं, या फिर both forward and backward reaction takes place at equal speed, या फिर both forward and backward reaction stops। ऐसा क्या चीज़ होती होगी। देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप ये नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स, ये भी नहीं है, स्टॉप तो नहीं होती है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन तो चल रही होती है। बस अब कंफ्यूजन है कि कंसंट्रेशन इक्वल होती है या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शंस हैं वो इक्वल स्पीड से चलती हैं। कंसंट्रेशन इक्वल होती है या स्पीड इक्वल होती है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस जो होती हैं इक्वल स्पीड से चलने लग जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ना कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ NH3 and N2 which will have the larger value of A and B, A और B वंडरवॉल इक्वेशन में जो कांस्टेंट होते हैं A और B, वो ये कह रहे हैं कि NH3 और N2 में बताइए A किसका ज़्यादा होगा, B किसका ज़्यादा होगा। A जो है वो क्या बताता है हमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और B क्या बताता है हमको, B बताता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। चलिए बात करते हैं A किसका ज़्यादा होगा। NH3 में देखिए जो बॉन्डिंग है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी आपको, है ना। N इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉफ याद है ना, NOF, F की सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ी कम O की, फिर सबसे कम N की, तो ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे H के साथ, और इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पर हमें दिखेगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी ना, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगे। इसका मतलब A ज़्यादा है NH3 का। A क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो NH3 में ही ज़्यादा है। अब हम देखते हैं N2 में, जबकि देख लो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऐसे कोई अट्रैक्शन तो इनके बीच होता नहीं है, वीक बॉन्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ तो नहीं हो सकता A की वैल्यू। चलिए B की वैल्यू देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं NH3 और N2 में। NH3 में देखिए ना आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, पार्टिकल थोड़े पास पास रहेंगे, है तो गैस ही, लिक्विफाई भी हो जाएगी ये गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जल्दी, है ना। लेकिन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वॉल्यूम अपने आप ही इनका क्या हो जाएगा, कम, है ना। पास पास आने लग जाएंगे ना, पास पास कम आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। N2 का देखिए आप, N2 में क्या हो जाएगा, सोच सकते हैं, N2 का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई क्या नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वीक बॉन्ड्स हैं, है ना, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स दूर रैंडम मतलब रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो B की वैल्यू N2 की ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए NH3 will have the greater value of A because NH2 have the higher intermolecular force of attraction due to hydrogen bonding. N2 is larger in the size than NH3. Larger in the size का मतलब वही वॉल्यूम से हो गया यहाँ पर, hence N2 will have the larger value of
बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल रबर? ध्यान से देखिए, इट इज अ हाइड्रोकार्बन, इट इज मेड अप ऑफ आइसोप्रीन, इट इज मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, इट कैन बी वल्केनाइज्ड। सोचिए नेचुरल रबर के बारे में क्या सही नहीं है? ये हाइड्रोकार्बन तो है ही, आइसोप्रीन भी इसकी यूनिट है, हम पढ़ते आ रहे हैं, वल्केनाइजेशन भी इसमें होता है, लेकिन ये क्या बता दिया, इट इज मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। ये नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन इसका थोड़ी है, वो तो ब्यूना एस का है ना, इसलिए। तो इसका कौन सा आंसर गलत है, मतलब कि ये वाला, यही ट्रू नहीं है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन कैरिड आउट इन द क्लोज्ड वेसल? ये कह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जो कि क्लोज्ड वेसल में डालने पर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन कर लेते हैं। क्यों करते होंगे ये क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन? क्यों, क्या कारण है? एक्चुअली इसमें जो होता है ना, क्लोज्ड वेसल में क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है इक्वल टू हो जाती है किसके, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना? ठीक है, जल्दी हो जाती है, क्लोज्ड वेसल है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। और कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज द रिएक्शन? देखिए 2Mg + O2, अरे यार ये क्या हो गया, इक्वल्स है फ्रेंड्स, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। 2Mg + O2 = MgO। स्टेट देखिए आप, सॉलिड गैस सॉलिड। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए 2SO2 + O2 = 2SO3। इसमें गैस गैस गैस, तो ये रिएक्शन कौन सी होंगी हमको पहचानना है। दोनों होमोजीनस है या फिर होमोजीनस हेट्रोजीनस है, या हेट्रोजीनस होमोजीनस है, या फिर हेट्रोजीनस है। एक्चुअली अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब के सब एक ही स्टेट में होते हैं, एक ही फेज में होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो होमोजीनस है। तो सेकंड वाली में तो गैस गैस गैस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब के सब गैस हैं, तो ये तो हो गया आपका क्या, ये कैसी रिएक्शन हो गई, होमोजीनस। फर्स्ट वाले को देखिए, सॉलिड गैस सॉलिड, ये तो हेट्रोजीनस दिख रही है। तो हेट्रोजीनस होमोजीनस ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला हेट्रोजीनस, सेकंड वाला होमोजीनस, कौन सा है, पहचानिए। थर्ड इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन फ्रेंड्स, कल मैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आप इनको पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।